हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। जैसा कि हम आप लोग को 10th क्लास का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके थे और सेकंड चैप्टर में आप लोग को हमने समाजवाद और साम्यवाद के बारे में हम आप लोग को अवगत कराए थे, बताए थे। आज उसी में से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज हम लोग देखेंगे। तो सो चलते हैं, हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स के जीवनी। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट पॉइंट पर हमने लिखा है कार्ल मार्क्स की जीवनी, तो सबसे पहले इनकी जन्म के बारे में हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। देश कौन सा है? तो देश है आपका जर्मनी। और कौन सा प्रांत है? तो प्रांत का नाम था, उस समय प्रांत हुआ करते थे राज, जिसमें अभी आप लोग को वर्तमान में राज हुआ करता है, उस समय राज ना होकर प्रांत हुआ करता था। तो प्रांत का नाम है राइन प्रांत। और नगर कौन सा है? तो नगर याद रखिएगा, ट्रियर नगर। ठीक, तो आप लोग का देश हो गया, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कौन सा प्रांत में? तो राइन प्रांत में। नगर का नाम है ट्रियर नगर। ठीक, उसके बाद में है आपका है पिताजी का नाम। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल जी का पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वे पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे? तो वकील थे। ठीक, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। धर्म, तो देखिए प्रारंभिक धर्म के बारे में अगर कहा जाता है तो प्रारंभिक धर्म कार्ल मार्क्स के पिताजी यहूदी धर्म से निवास करते थे और बाद में चलकर वह ईसाई धर्म को प्राप्त कर लिए थे। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा वह अपने ही गांव में बिताते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह बोन विश्वविद्यालय जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोन विश्वविद्यालय जाते हैं, जहां पे वह विधि की शिक्षा, याद रखिएगा, विधि की शिक्षा वहां से प्राप्त करते हैं। तो बोन विश्वविद्यालय से विधि का शिक्षा प्राप्त करते हैं और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय जाते हैं। 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय जाते हैं और उसके बाद में 1843 ईस्वी में अपने बचपन के साथी जेनी से उनका विवाह होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था। कार्ल मार्क्स जब वह शिक्षा प्राप्त किए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह हिगेल, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन सभी दार्शनिकों के इन पर गहरा असर पड़ा और इनके लिखे हुए बुकों को वह रुचि से क्रमबद्ध तरीका से मतलब कीजिए पढ़ा करते थे। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1844 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। फ्रांस की राजधानी जब पेरिस गए तो उनका एक मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से होता है। फ्रेडरिक एंगेल्स से जैसे ही मुलाकात होता है तो फ्रेडरिक एंगेल्स जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित होते हैं और कार्ल मार्क्स के से जब प्रभावित होते हैं और दोनों भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाता है। दोनों समाज में श्रमिक मजदूर पर हो रहे शोषण अत्याचारों के खिलाफ गहन अध्ययन शुरू करते हैं। इसी क्रम में 1848 ईस्वी में साम्यवादी की घोषणा पत्र एक पत्रिका को संपादन करते हैं। यानी कि दोनों के सहयोग से, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के सहयोग से साम्यवादी की घोषणा पत्र को यह प्रकाशित करते हैं। जब यह घोषणा पत्र यूरोप के बाजारों में जब यह पत्रिका उतरता है तो यह पत्रिका से काफी लोग, श्रमिक वर्ग लोग जो रहते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से इस पुस्तक को आधुनिक समाजवाद का जनक भी इसे उपाधि दिया गया कि यह जो पत्रिका है आधुनिक समाजवाद का जनक है। इस प्रकार से यह पत्रिका में कार्ल मार्क्स ने सबसे ज्यादा 3 बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला था। वो था आर्थिक,
सामाजिक और राजनीतिक, यह 3 बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स ने सबसे ज्यादा प्रकाश डाला था और इस पत्रिका से ही कार्ल मार्क्स विश्व के गिने चुने चिंतकों में से एक माना जाता है। इसी क्रम में यह पत्रिका में जब सफलता मिला तो आगे चलकर 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दास कैपिटल पुस्तक जो है, इसी पुस्तक से कार्ल मार्क्स विश्व के मानचित्र में सबसे पहले उभर कर आए थे। अर्थात यह पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के जो लिखा गया है दास कैपिटल पुस्तक, ये पुस्तक से ही कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा मतलब फेमस हुए थे। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की रचना है और इस पुस्तक को एक उपाधि भी मिला है। वो मिला है कौन सी उपाधि, तो इसे समाजवादी की बाइबिल, यानी कि इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे बाइबिल की तरह इसे नवाजा गया है। तो ये पुस्तक, ये प्रश्न जो आपका है थोड़ा सा VBI है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने 1800 इसी प्रकार से इनका समाज के प्रति अपना जो क्या हम बोल सकते हैं, समाज में अंतर को सुधारने का प्रयास चलता रहा। इस प्रकार से 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स के ऐसे 5 सिद्धांत थे, तो पांचों सिद्धांत को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। और दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा में आप लोग याद रखिएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या। चौथा में है मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत और पांचवा में है राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने 6 सिद्धांत दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे। पांचों सिद्धांत हम आप लोग को बताने का प्रयास किए थे। तो यहां से एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं उनके सिद्धांतों का वर्णन करें। तो हम आप लोग को जितना हम आपको बताए हैं, इस चीज को आप लोग कॉपी पर इसको बढ़िया से नोट्स को तैयार कर लें और एक बार किताब को भी पढ़ लें, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, सो हम लोग आगे देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं आप लोग का यह वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी बटन दबा दें और दूसरों को शेयर करें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी तो आप मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, इनकी बातों को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो भी उत्पादन पर जो नियंत्रण, यानी कि जो भी वस्तु पर, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन पर नियंत्रण, यानी कि जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक, यानी कि कोई भी वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन पर जो नियंत्रण है, वह नियंत्रण है 2 वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो 2 वर्ग कौन कौन है, तो एक वर्ग तो गरीब है और एक वर्ग अमीर है। तो वो दोनों पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में जो पूंजीपति लोग हैं वह हावी हो रहे हैं। तो ये हावी हो रहे हैं, तो उनसे हम कैसे बचा जाए, इसी बातों पर मतलब कीजिए पर कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे अपना बिंदु प्रकाशित किया है। यानी कि उत्पादन पर नियंत्रण 2 वर्गों के संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है। उसी पॉइंट में और एक है ऐतिहासिक घटना की यानी कि हम लोग को यह बताया, कार्ल मार्क्स ने बताया कि इतिहास में हम लोग किस तरह से हम लोग को पीछा, मतलब कि श्रमिक वर्गों को पीछा किया गया,
यानी कि श्रमिक वर्ग को किस तरह से उसे और नीचा किया गया। तो ये सारे बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स ने प्रकाश डाला है। मूल में आर्थिक शक्ति, यानी कि जो भी मूल में शक्ति उत्पन्न किया गया है, यानी कि जो भी वस्तु का दाम बढ़ा है, तो उस वस्तु को दाम बढ़ाने में किनका सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा है। तो इन बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स ने अपनी बातों को प्रकाशित किया है। सामाजिक संगठन में परिवर्तन, कार्ल मार्क्स का कहना था कि हमारे समाज में जो सामाजिक में जो संगठन में परिवर्तन आया है, तो कैसे कैसे संगठन में परिवर्तन आया है, हम श्रमिक वर्ग को किस तरह से पीछे किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए तो कार्ल मार्क्स ने श्रमिक पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग बात याद रखिएगा। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक का 6 चरण बताया है। तो वो कौन कौन से 6 चरण हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग का मतलब होता है जो पूर्व में युग बीत चुका था, तो उस युग में श्रमिक और किसान मजदूर वर्ग कैसे स्थिति में रहा करते थे। दासता युग, दासता युग में आप लोग भी जानते हैं कि श्रमिक वर्गों को दास बनाकर उसको बेचा जाता था, तो ये युग के बारे में बताया गया है। सामंती युग में आप लोग जानते हैं कि राजा सामंत व्यवस्था पहले हुआ करता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजा था, राजा के नीचे किसान था, किसान के नीचे कमी था, यानी कि श्रमिक वर्ग थे। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक के जो चरण है वह 6ठा चरण 6 चरणों में उन्होंने बताया है। पूंजीवादी व्यवस्था आया है, पूंजीवादी व्यवस्था का युग आया, समाजवादी व्यवस्था आया, और लास्ट में उन्होंने एक युग को जोड़ा था, वह युग था साम्यवादी युग। साम्यवादी युग यानी कि आप साम्यवादी युग में आप लोग को हम पूर्व में पढ़ाए थे कि साम्यवादी एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता लाने पर जोर देता है, और ये समानता लाने के लिए अगर खून खराबा भी करना पड़े, वर्ग संघर्ष भी करना पड़े, तो उसके लिए पीछे नहीं हटना है। तो ये लास्ट में यही युग को कार्ल मार्क्स ने जोड़ा है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद की व्याख्या हम आप लोग को बताएं, तो इसमें से ज्यादा हम लोग को उतना पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देखकर चलते हैं। आगे चलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मतलब कि कार्य किए थे। तो कार्ल मार्क्स का अंतरराष्ट्रीय संघ, तो अंतरराष्ट्रीय संघ स्तर पर कार्ल मार्क्स ने 1864 ईस्वी में, जबकि 67 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना किए थे, उनके पहले 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स ने 1864 ईस्वी में किए थे। इस संघ में सबसे ज्यादा श्रमिकों पर हो रहे शोषण पर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया था, और श्रमिकों को इस सम्मेलन में श्रमिकों को अपने मतलब की बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया था। वो अच्छी बात क्या थी कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि श्रमिकों को उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि वे अपनी मुक्ति, यानी कि हो रहे इन पर शोषण से जो मुक्ति चाहते हैं श्रमिक, तो वो अपने प्रयत्न के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें कोई बाहर से इनका प्रयत्न नहीं कोई मतलब कि कर सकता है। यानी कि श्रमिक पर जो हो रहा है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, शोषण हो रहा है, उन शोषण से अगर बचना चाहता है श्रमिक, तो वो अपने प्रयत्न से ही संभव हो सकता है। इसी सम्मेलन में कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, और यह नारा बहुत ही उजागर हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था, और वो नारा क्या था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि ये नारा किस सम्मेलन में दिया गया था। तो कार्ल मार्क्स का प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो संघ बनाए थे, इसी संघ में 1864 ईस्वी में दिए थे, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इस प्रकार से तो हम आप लोग को बताए थे कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में ही हो जाता है, ठीक। और कार्ल मार्क्स के इसी विचारधारा को, अर्थात इसी सम्मेलन को आगे चलकर इनकी मृत्यु के बाद 18
14 जुलाई 1889 ईस्वी को, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को अर्थात द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। कहां पे बुलाया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाया गया। ठीक, जब इस सम्मेलन को बुलाया गया तो इस सम्मेलन में अर्थात प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत कम लोग उपस्थित हुए थे और बहुत कम देश के लोग इसमें मतलब उपस्थित हुए थे और कम लोग थे, फिर भी कार्ल मार्क्स ने हिम्मत नहीं हारा था और अपने जो उन्होंने प्रण ठाना था उस प्रण को वहां प्रथम आंदोलन में प्रकाशित किए थे। मतलब इस आंदोलन में मतलब कीजिए सम्मेलन में उन्होंने बताने का प्रयास किए थे। जब द्वितीय सम्मेलन बुलाया गया 14 जुलाई 1889 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो इसमें लगभग 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिए थे। और इस सम्मेलन में जब भाग लिए थे तो इस सम्मेलन में कुछ उद्देश्य को रखा गया। तो वो कौन सा उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि कार्ल मार्क्स का विचारधारा को पूरे यूरोप में इनके विचारधारा को फैलाना है। साथ साथ में यूरोप महादेश नहीं, जितने भी महादेश है सभी महादेशों में कार्ल मार्क्स के विचारों को क्या करना है? मतलब कीजिए फैलाना है, इसके विचारों को आगे हमें ले जाना है। तो यह द्वितीय सम्मेलन का ये प्रथम उद्देश्य था। और इस सम्मेलन का एक महान उद्देश्य क्या था कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाएगा और मजदूर दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय होगा वह सचिवालय भी तय किया गया और वो सचिवालय कहाँ रखा गया? तो ब्रुसेल्स। तो आप लोग याद रखिएगा 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। और यह किनका प्रयास था? तो ये कार्ल मार्क्स का ही प्रयास था कि आज विश्व स्तर पर मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से 1 मई 1890 ईस्वी को अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों को श्रमिक वर्ग ने 1 मई को आकर रोड पर जन आंदोलन शुरू किया और जन आंदोलन शुरू करके उन्होंने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से एक महान आंदोलन के द्वारा 1 मई 1890 ईस्वी से अभी तक पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के हम आप लोग को जीवनी के बारे में बताएं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में बताएं, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक के बारे में बताएं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ बनाए थे उन संघ के सफलताओं के बारे में हम आप लोग को बताएं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का समाज के प्रति जो असमानता दिख रहा था उस असमानता को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना योगदान निभाया। सो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग का कैसा लगा? ठीक, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली टॉपिक में हम आप लोग को लेकर आएंगे, एक बेहतर टॉपिक है, वो है आप लोग का रूस में किस प्रकार से जार निकोलस द्वितीय का जो शासनकाल रहा था उसके बारे में हम अगले टॉपिक में ले आएंगे। ठीक है, इतिहास का जितना भी टॉपिक है हम आपको कवर करने का प्रयास करेंगे और जितना से जितना इसमें हो सके ठीक कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम आप लोग को बता देते हैं कि कहां से कौन प्रश्न बनते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।